हेलो स्टैंडर्ड 8। टुडे वी स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 6, पंच तत्वों की कहानी। सबसे पहले पंच यानी कि पांच तत्वों की कहानी इस चैप्टर में हमें पढ़नी है। अब हमारे लेखक इस कहानी में कौन से 5 तत्वों की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे आयुर्वेद में पंच महाभूतों की चर्चा मिलती है। इसमें कहा गया है कि सृष्टि और मनुष्य का शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व है। कौन से 5 तत्व है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनके बिना जीवन की कल्पना असंभव है। ये 5 तत्व इंद्रियों के 5 गुणों के समान जुड़े हुए हैं। जैसे पृथ्वी तल को इंद्रियों के 5 गुणों से देखें तो हमारे पास कौन सी 5 इंद्रियां है? 5 इंद्रियां यानी कि 5 सेंस ऑर्गन्स। कौन से 5 सेंस ऑर्गन्स है? यानी सुनना, छूना, देखना, चखना, सूंघना द्वारा जान सकते हैं वो, यानी कि हमारा नाक, आँख, कान, जीभ और हमारी त्वचा। जल की कोई गंध नहीं होती, लेकिन उसे सुना, छुआ और देखा एवं चखा जा सकता है। अग्नि को सुना, देखा व महसूस किया जा सकता है। वायु को भी सुन और महसूस कर सकते हैं। आकाश केवल ध्वनि का माध्यम है। इस नाटक में पंच तत्व 5 पात्रों के माध्यम से अपनी कहानी बताते हैं। ये कहानी जो है यहाँ नाटक के रूप में है। नाटक है, यहाँ पे पात्र है, 6 पात्र है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और समय। यहाँ पे पृथ्वी है जो फूल और पत्तों की डिजाइन वाली गहरे रंग की साड़ी पहन के आई है। जल जो हल्के रंग के कुर्ते में है। अग्नि जो लाल सतरी रंग की साड़ी पहनी है। वायु जो सफ़ेद सलवार कुर्ते में है बालिका। आकाश जो हल्के नीले कुर्ते पायजामे में है। और समय जो सुनहरे कुर्ते पायजामे में हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा नाटक है, आप देख सकते हो ये चित्र में। ये हमारी पृथ्वी है। उसके बाद दूसरा है जल जो हल्के रंग में है, यानी कि ये हल्का ब्लू कलर है, वो है हमारा जल। फिर ये ऑरेंज कलर की साड़ी में है अग्नि। हरे रंग में है, यहाँ पे हरे रंग के नीले कुर्ते पायजामे में है हमारा आकाश। और ये है वाइट कलर के कुर्ते में, वो है हमारा वायु। और पीले कुर्ते में, सुनहरे कुर्ते में है वो हमारा समय है। तो यहाँ पे बच्चे हैं, ये 6 पात्र हमें यहाँ पे नाटक दिखा रहे हैं। नाटक शुरू होता है, पर्दा उठता है। मंच के बीचों बीच एक बड़ी सी कुर्सी पर समय विराजमान है यानी कि बैठा हुआ है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज उसने महत्व का आयोजन किया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को भी आमंत्रित किया है। मंच पर साज सज्जा की गई है। साज सज्जा यानी कि डेकोरेशन किया हुआ है। एक एक करके 5 पंचों मंच पर प्रवेश करते हैं। 5 मंच पर यानी कि स्टेज पर प्रवेश करते हैं। और पृथ्वी कहती है, अरे वाह दादा, कितना सुंदर आयोजन है, स्वच्छ और सुव्यवस्थित। जल कहता है, इतने दिनों बाद ऐसी स्वच्छता और सुंदरता देखकर हृदय खिल उठा है यानी कि एकदम प्रसन्न हो चुका है। समय बोलता है, यह आयोजन तुम सबके लिए किया गया है। मनुष्य जो मेरी श्रेष्ठतम कृति है, जिसमें तुम सबका अंश हो, जिसके लिए मैंने तुम सबका निर्माण किया, वह तुम्हारा महत्व समझते नहीं है। मैं चाहता हूँ। यहाँ समय क्या बता रहा है? समय कहता है कि यहाँ मनुष्य है वो मेरी श्रेष्ठ यानी सबसे अच्छी कृति है, और तुम सब 5 तत्व भी मेरे अंश हो। अब जिसके लिए मैंने ये सब कुछ निर्माण किया है, वही आपको समझता नहीं है, आपका महत्व नहीं पता है। इसके लिए मैंने आज ये आयोजन किया है। आकाश बोलता है, यह सब देखकर हमें अपने आरंभ के दिन याद आ गए, है ना पृथ्वी? देखिए ना, कितनी दुर्बल और तेजहीन हो गई हूँ मैं। अपने उद्भव काल में जब मैं सूर्य से अलग हुई थी, तब मैं एक जलता हुआ वाष्पपुंज के रूप में ही थी, और उसी के समान तेजवान भी थी। पृथ्वी बोलती है, हाँ, वैसे भी मेरा रंग एकदम फीका पड़ गया है। पहले और दुर्बल और तेजहीन हो चुकी हूँ। जब मेरा उद्भव हुआ था, यानी कि जब वो सूर्य से अलग हुई थी, तब वो वाष्पपुंज की तरह थी, यानी कि पूरा आग का गोला थी, भाप का गोला थी, और सूर्य के समान ही चमक रही थी। जल कहता है, हाँ हाँ पृथ्वी, तुम्हारे ताप से मेरा जन्म भी हुआ।
जल ने क्या बोला, तुम्हारे ताप से यानी कि पृथ्वी की गर्मी से जल का जन्म हुआ। सूर्य से अलग होकर तुम्हारे ठंडे होने की क्रिया में मैं भाप बादलों के रूप में वायुमंडल में आच्छादित हो गई, और ये बादल मेरे रूप में बरसते तो थे, लेकिन तुम तो तब इतनी हठी थी कि मुझे ठहरने ही नहीं देती थी। मैं बेचारा तुम्हारी गर्मी से भाप बनकर फिर से वायुमंडल में पहुंच जाता था। जल ने क्या बताया, मेरा जन्म भी तेरी गर्मी से ही हुआ है। तेरी वजह से मैं भाप बनकर वायुमंडल में यानी कि आकाश में, वातावरण में एक अलग बादल बन के आच्छादित हो गया था, पूरा छा गया था। और फिर से जैसे ही मैं बारिश के रूप में बरसता, फिर से तुम्हारी गर्मी के कारण मैं वापस से भाप बन जाता था, और इसी तरह मैं वायुमंडल में पहुंच जाता। आकाश, हाँ जल, तुम्हारे अथक प्रयास की मैं सराहना करता हूँ। सराहना यानी कि प्रशंसा। हाँ जल, तुम्हारी मैं प्रशंसा करता हूँ। यह भी जानता हूँ कि वायुमंडल में भी तुम्हारा मन नहीं लगता था। तुम कुछ दिनों में फिर घनघोर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाते थे। करोड़ों वर्षों तक यही प्रक्रिया तो चलती रही थी। क्यों पृथ्वी, मैं सही कह रहा हूँ ना? पृथ्वी मुस्कुराते हुए, जी हाँ, लेकिन मैं क्या करती। सूर्य से अलग होकर मेरे ताप से बस इतनी ही कमी आई थी कि मेरी ऊपरी सतह पर कठोर पपड़ी सी जम गई थी। मेरा भीतरी भाग जैसे ठंडा होकर सिकुड़ता गया, वैसी वैसी मेरी ऊपरी सतह में भी सिकुड़ने आने लगी, और उन्हीं सिकुड़नों ने पहाड़ों और घाटियों का रूप ले लिया। पृथ्वी ने क्या बताया, जब वो सूर्य से अलग हुई थी तब उसकी ऊपरी सतह थी वो एकदम कठोर हो गई, यानी कि जैसे जैसे वो आग का गोला ठंडा होता गया, उसके ऊपर का जो पड़ था, क्रस्ट जो हम बोलते हैं, जहाँ पे हम लिथोस्फीयर में रहते हैं, वो पड़ एकदम पपड़ी सी जम गई और एकदम हार्ड हो गई, कड़क हो गई। फिर ठंडा होकर वो सिकुड़ता गया, यानी कि वो कंप्रेस होता गया, और वैसे ही चलते चलते वो ऊपरी सतह सिकुड़ कर वहाँ पहाड़ और घाटियाँ बन गई। लेकिन तब भी मेरा धरातल तप रहा था, क्योंकि अग्नि मेरे गर्भ में ज्वालामुखी के रूप में विद्यमान थी। उसने क्या बोला, फिर भी मेरा जो धरातल है, धरातल यानी कि पृथ्वी की ऊपर की सतह है, वो भी गर्म ही थी, क्योंकि मेरे गर्भ ने यानी कि एकदम पृथ्वी के सेंटर में ज्वालामुखी है, इतना लावा भरा हुआ है। ये ज्वालामुखी फूटते रहते थे, जिससे निरंतर भूकंप आते थे, और लावे के रूप में अग्नि बाहर निकलती थी। समय, हाँ पृथ्वी, लेकिन तुम्हें जल का आभार मानना चाहिए, जिन्हें तुम्हें शीतल करने के प्रयासों में कोई कमी नहीं आने दी। घनघोर वर्षा के रूप में जल ने तुम्हें इतना ठंडा कर दिया था कि वह तुम्हारे धरातल पर ठहरने लगा और समुद्र के रूप में एकत्र हो गया। जीवों की उत्पत्ति भी तभी तो संभव हो पाई है। समय ने क्या बोला, समय ने बोला कि पृथ्वी, तुझे जल का आभार मानना चाहिए, क्योंकि उसी के ठंडक की वजह से तो तुम इतनी ठंडी बनी हो, और तेरी धरातल पर यह ठंडक की वजह से तो इतना बड़ा समुद्र बना है, और जीवों की उत्पत्ति भी समुद्र से ही शुरू हुई है, वहां से ही संभव हुई है। जल, यह बात सही है कि मैं ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का आधार बना। जल ने क्या बताया, यह बात सही है कि मैं ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का आधार बना, यानी कि जीवन जो संभव हुआ है वह जल के कारण ही तो हुआ है। लेकिन यह कार्य अग्नि और वायु की मदद के बिना संभव नहीं था। उसने क्या बोला, यह अकेले जल का नहीं, अग्नि और वायु की भी मदद से हुआ है। सभी अग्नि और वायु की तरफ देखते हैं, वे दोनों पकवान खाने में व्यस्त है। पृथ्वी हैरानी से, वह कैसे? अग्नि, हुआ यह कि अनवरतल मूसलधार वर्षा के बाद जब पृथ्वी पर छाए बादल छटे, तब सूर्य की किरणों के रूप में मैं पृथ्वी पर पहुंची और जीवों के उत्पन्न होने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन तब तक पृथ्वी पर कोई वनस्पति नहीं थी, केवल ज्वालामुखी थे, इसलिए जीव उत्पत्ति सबसे पहले समुद्रों में हुई। अग्नि ने क्या बताया कि ये मूसलाधार वर्षा जब पृथ्वी के ऊपर पड़ रही थी और बादल बन गए, फिर सूर्य की किरण पृथ्वी पर पहुंची। सूर्य की किरण पृथ्वी पर पहुंची तभी तो जीव उत्पन्न होने की प्रक्रिया शुरू हुई। जैसे कि हमें पता है सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गर्मी में ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन तब तक पृथ्वी पर कोई वनस्पति नहीं थी, केवल ज्वालामुखी ही थे। इसलिए जीव की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? समुद्र में शुरू हुई, क्योंकि पृथ्वी की तल पर तो ये संभव था नहीं, क्योंकि गर्मी इतनी ही थी।
इसलिए समुद्र में सबसे पहले सब जीव की उत्पत्ति हुई। जल, अरे वायु, कितना खाओगी, कुछ बोलो भी। वायु, मैं तो वायुमंडल से लेकर पृथ्वी के चतुर्दिक कई 100 मीलों तक फैली हुई हूँ। मुझ में कई गैसों का मिश्रण है। जीवन के आरंभ के शुरुआती दिनों में मुझ में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप की अधिकता थी, जिसकी कुछ मात्रा चट्टानों ने कार्बोनेट के रूप में जम गई और कुछ समुद्र में अवशोषित हो गई। वायु ने क्या बताया कि मैं तो पूरे वायुमंडल में छाया हुआ हूँ, चतुर्दिक यानी कि चारों दिशाओं में मैं हूँ। अब मेरा अंदर तो बहुत सारे गैस का मिश्रण है। शुरुआती दिनों में जब जब ये पृथ्वी का निर्माण हुआ तब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा था, लेकिन बड़ी बड़ी चट्टानों में कार्बोनेट के रूप में वो जम गया और कोई कोई कार्बोनेट है वो समुद्र में अवशोषित हो गया। अब पृथ्वी बोलती है, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मेरी सतह में तापमान को ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा 35 डिग्री तक बनाए रखती है, वरना यह 21 से 14 डिग्री होते, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अभाव में समुद्र जम जाते और जीवन की कोई संभावना ही न होती। पृथ्वी ने क्या बताया, ये पते की बात है। और एक बार देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में यह महत्वपूर्ण बात है कि उसकी जो सतह थी, पृथ्वी की सतह, वो तापमान को ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में तो पता ही है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है जिससे वातावरण गर्म होता है, वो इतनी गर्मी हासिल कर लेता कि तापमान की वृद्धि होने लगती है। अब 35 डिग्री तक वो बनाए रखती है, वरना 21 से 14 डिग्री में तो कार्बन डाइऑक्साइड का अभाव होता। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो 21 से 14 डिग्री तक में तो समुद्र जम जाते। हमारे जो समुद्र पानी है वो 0 डिग्री पे जमता है ना, फ्रीज होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो 21 से 14 डिग्री सेल्सियस में वो जम जाते। वायु, बिल्कुल ठीक, लेकिन जीवों और वनस्पतियों की व्युत्पत्ति के लिए मेरे ऑक्सीजन रूप की ही आवश्यकता थी। वायु ने क्या बताया कि लेकिन ये सारे जीव और वनस्पति है, उसके लिए तो मेरे ऑक्सीजन की आवश्यकता थी ना। पृथ्वी वायु की पीठ पर हाथ रखकर बोलता है, इसके लिए तो तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए वायु। तुम न होती तो मुझ पर जीवन उत्पत्ति और वनस्पति जीवित ही नहीं रह पाते। यहाँ पे जो जीवित रह रहे हैं वनस्पति, वो भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं। तो अगर आप ना होते तो ये सब जीवन मुश्किल हो जाता। वायु, वो तो है, मैं तो लाजवाब हूँ। समय, हाँ, मुझे आज भी याद है जब जीवन के अंकुर पनप रहे थे तब रासायनिक प्रक्रियाओं के चलते क्लोरोफिल नाम का हरा पदार्थ पैदा हुआ। इस हरे पदार्थ में एक विशेष गुण यह था कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देता था। यह जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व बन गया। यही हरे रंग वाले एक कोशीय जीव पौधे के रूप में विकसित हुए और संसार में वनस्पति के विकास का कारण बने, और धीरे धीरे तुम्हारा दामन जीव जंतुओं और वनस्पतियों से भर गया। समय ने क्या बताया सबको जवाब देते हुए कि चलो वायु, पृथ्वी, ये सब जो बीच बीच में लड़ रहे, तब समय ने बताया कि आज भी मुझे याद है कि वनस्पति कैसे पैदा हुई थी। जब जीवन के अंकुर पनप रहे थे, यानी कि पैदा हो रहे थे, तभी रासायनिक प्रक्रियाओं चलते हुए क्लोरोफिल नाम का एक हरा पदार्थ था, ग्रीन कलर का क्लोरोफिल नाम का एक पदार्थ था जिसमें विशेष गुण था। वो सूर्य प्रकाश की हाजिरी में क्या करता था, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देता था, और ये तत्व बहुत ही आवश्यक बन गया। और ये एक कोशीय जीव पौधे के रूप में विकसित हुआ और संसार में वनस्पति बनी। वायु, तभी तो ये पौधे इतना इतराते हैं। पृथ्वी उदासी से भरकर बैठ जाती है। दादा, प्रारंभ में सब कुछ कितना सुंदर था, मैं कितनी हरी भरी थी, तब चारों ओर जंगल ही जंगल। अब देखिए कितना रंगहीन हो गया है मेरा आंचल। समय गहरे चिंतन में डूब गया और कहता है, इस विकास की सबसे विकसित कड़ी मनुष्य ही था। वह पहले अन्य जीवों की तरह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों पर निर्भर था, लेकिन अपनी कुशाग्र बुद्धि यानी कि एकदम तेज बुद्धि से वो पहले तो आपको अन्य प्राणियों से अलग कर लिया, और अब भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए मेरे द्वारा उपहार स्वरूप दी गई प्रकृति को ही नष्ट कर रहा है।
समय ने क्या बताया कि ये जो मनुष्य है वो सबने अलग दूसरे प्राणियों से पहले तो अपने आप को अलग कर लिया और अपने भौतिक सुख सुविधा के लिए वो प्रकृति को नष्ट कर रहा है। जल, मनुष्य प्रकृति की चौकाधौन में इतना अंधा हो गया है कि उसमें हम 5 तत्वों की उपयोगिता को अनदेखा कर दिया है। पृथ्वी पर उपलब्ध मेरा 97% भाग खारा जल है जो महासागर और सागरों में पाया जाता है। मेरा मीठा और पेय स्वरूप जल बहुत ही कम है जिसमें 2.4% बर्फ है और 0.6% हिस्सा नदी, झील और तालाब में पाया जाता है। फिर भी मनुष्य मेरी शुद्धता, स्वच्छता और संरक्षण के लिए सचेत नहीं है। यदि मैं समाप्त हो गया तो संपूर्ण जीवन जगत समाप्त हो जाएगा। इस खतरे से वह बेखबर है, उसको ये खतरा नहीं पता है। वायु खांसते हुए, मेरी स्थिति भी तो यही है दादा। सब जानते हैं कि यदि मैं बहना बंद कर दूं या दूषित हो जाऊं तो मनुष्य, वनस्पति, जानवर कोई नहीं बचेगा, लेकिन मनुष्य को इसकी परवाह ही कहाँ है। अत्यधिक उपकरणों से निकलती गैस और कारखानों से निकलता जहरीला धुआं मुझे हर दिन सांस की बीमारियां का कारण बनता है। मुझे शुद्ध करने के लिए मित्र जंगल समाप्त होते जा रहे हैं जिसमें प्राकृतिक असंतुलन हो गया और बाढ़, भूकंप, चक्रवात, असमय वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से सामना करना पड़ रहा है। वायु ने क्या बताया कि वही हाल मेरा है। जैसे पृथ्वी का रूप बदल गया, पानी को शुद्ध के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा संरक्षण के लिए, वैसे वायु बोल रहा है कि मेरे अंदर तो कितनी जहरीली गैस छोड़ी जाती है, अगर उससे सब मनुष्य को सांस की बीमारी भी होती है। और मेरे मित्र जो जंगल है मुझे शुद्ध करते हैं वो तो काट दिए जाते हैं, इसीलिए तो सारे ये प्राकृतिक आपदा आती है, भूकंप, चक्रवात, असमय वर्षा, बाढ़। आकाश बोलता है, वायु का कहना एकदम सही है। जंगलों के कटने से और जहरीली गैसों से मेरी ओजोन की परत तो नुकसान हुआ है, जिससे मेरी सूर्य की पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव को रोक पाने का क्षमता बहुत ही कम हो जा रही है। आकाश ने क्या बताया कि बात एकदम सही है। जंगल के काटने की वजह से ये जहरीली गैस है वो मेरे ओजोन की जो परत है, ओजोन की परत को भी नुकसान पहुंचा रही है। उसकी वजह से क्या होता है, सूर्य के जो पराबैंगनी किरण है वो यहाँ पृथ्वी पर आप पहुँचते हैं, उसको रोकने की क्षमता अब मेरे में बहुत ही कम हो गई है। अग्नि बोलती है, मेरी खोज तो मानव सभ्यता के विकास का एक महत्वपूर्ण अध्याय मानी जाती है, लेकिन प्रगति के अंधा अनुकरण ने परिणाम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में सामने आया है। मेरा ताप मनुष्य के लिए असह्य होता जा रहा है। उसने क्या बोला, मेरा ताप है वो मनुष्य के लिए कैसा होता जा रहा है, असह्य होता जा रहा है। समय कहता है आप सबका चिंतित होना स्वाभाविक है। मनुष्य और प्रकृति आप पांचों से ही मिलकर है, सभी एक दूसरे पर निर्भर है। पृथ्वी पर अधिकांश हिस्सा जल का है, मनुष्य के शरीर में भी ज्यादातर जल ही है। जल वायु तत्व को बनाता है। वायु वनस्पति से आती है, पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। वायु अग्नि तत्व को बनाती है, अग्नि से जलने के बाद वो बचता है, वह पृथ्वी का तल है। पृथ्वी के चारों ओर आकाश का आवरण है, आकाश के बादलों से तो जल बरसता है, यह जल तत्व को बनाता है। इस प्रकार जीवन में उत्पत्ति का चक्र चलता है। ये जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है उस उत्पत्ति में प्रकृति और मनुष्य का क्या सम्मेलन है वो दिखाया है। उसने बताया है कि पृथ्वी पर ज़्यादा हिस्सा जल है और मनुष्य के शरीर में भी ज़्यादातर जल ही है। अब जल है वो वायु को बनाता है, वायु है वो वनस्पति से आती है और वनस्पति और पौधे हैं वो ऑक्सीजन देते हैं हमें, वो ऑक्सीजन हम तक पहुंचते हैं। अब वायु है वही अग्नि तत्व को भी बनाती है, अग्नि को जलाने में मदद करती है। तो अग्नि से जलने के बाद जो बचता है वो है पृथ्वी, और वो तो हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक तो आकाश है, आकाश का आवरण है, बादल है, और वही बादल तो हमें पानी देते हैं। इसमें ही पूरा जीवन का चक्र चलता रहता है। 5 तत्व एक साथ बोलते हैं। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम 5 तत्व मानव जाति को यह संदेश दे रहे हैं कि अपनी विचारधारा बदलो, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाते हुए उसके अनुकूल होकर चलो। प्रकृति से सिर्फ लेना ही नहीं, देना भी सीखो, क्योंकि अगर अब भी सचेत नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये 5 तत्व हमें क्या संदेश दे रहे हैं?
आज पर्यावरण दिवस पर हमें वो ये संदेश दे रहे हैं कि हमारी विचारधारा हमें बदलनी है। हमारा जो सामंजस्य यानी कि हमारा जो मेल जोल है वो मेल जोल कर अनुकूल होकर चलना है। प्रकृति से तो सिर्फ लेना ही नहीं, देना भी सीखो। प्रकृति जैसे हमें देती है वैसे हमारी तरफ सब लेना ही नहीं, कुछ देना भी सीखो। अगर अभी सचेत नहीं होगे, अभी जागरूक नहीं होगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए इसमें से कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऐसे ही प्रकृति अपने संरक्षण का संदेश देते हुए पर्दा गिर जाता है और नाटक यहाँ पे खत्म होता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6, पंच तत्वों की कहानी। थैंक यू।